नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हमने जिक्र किया था। पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व हमने ये भी बताया था कि पिट्स इंडिया का महत्व ब्रिटेन के लिए कितना था कि उस मुद्दे पर एक लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकारें गिर गई थी। ये पहली बार हुआ था कि जब किसी भारतीय मुद्दे पर ब्रिटेन की कोई सरकार गिरी हो। उसके बाद लॉर्ड पिट अपना जो है पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आए थे। आज हम बात करेंगे 1793, 1813 और 1833 के जो चार्टर एक्ट थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ पूर्व पीठिका इसकी तैयार कर दूं, शायद क्योंकि वो है क्या कि कॉन्सेप्ट से अगर कोई चीज़ जानेंगे तो इसके फैक्ट आपको बोझा रटने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आसान हो गया। हमें पता है कि 1756 के आसपास फ्रांस में लेसेस फेयर का सिद्धांत बहुत ही तेजी से प्रचलित होना शुरू हो गया था। 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, और उस पुस्तक में उन्होंने इनविजिबल हैंड्स की बात की। इनविजिबल हैंड्स क्या है? ये मांग और पूर्ति की शक्तियां होती है, मिनिमम गवर्नमेंट पे काम करती हैं। गवर्नमेंट मिनिमम हो और आर्थिक गतिविधियां बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के या न्यूनतम हस्तक्षेप से चले। तो और मांग और पूर्ति की शक्तियां जो है अपना एक बैलेंस बाजार में बना लेंगी। आप अभी ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बाद में स्पष्ट हो जाएंगी कि ये सारी चीज़ें क्यों मैं इनको बताने पे जोर दे रहा हूँ। तो आपको ये भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक अधिकार रहा था ब्रिटेन के सरकार के द्वारा, क्राउन के द्वारा। तो जो है वो उनका ऑलरेडी एक अधिकार था। तो और अब क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व में करती क्या थी? जब शुरुआत उसकी जब यहाँ पे आई तो सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, जो भी तैयार माल होता था वो यहाँ से लेती थी, कीमती धातु इसके बदले देती थी और बाहर के बाजारों में जाकर के बेचती थी। ये इसका व्यापार था। 1750 के आसपास के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की स्थितियां बनने लगी थीं। उद्योग जो है वहाँ विकसित होने लगे थे और उससे क्या हुआ कि अब उद्योगपतियों, इसे कहा था उद्योगपतियों और व्यापारियों के बीच का जो है एक तरह से जो है दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति हुई, जिसमें उद्योगपतियों की जीत हुई। और ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक तो कीमती धातु देती थी सामान खरीदने के लिए, भारतीय सामान खरीदने के लिए। अब क्या करने लगा? 1757 की घटना आपको प्लासी का युद्ध याद है, 1764 बक्सर का युद्ध। इसके बाद ब्रिटेन को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी मिल गई, दोहरा शासन स्थापित हो गया। इससे क्या हुआ, यही के राजस्व से वो जो है यहाँ का सामान खरीदती और उसको ले जा करके बाहर बेचती। आप सोचिए कितना जो है, 1767 का एक अनुमान है कि यहाँ के राजस्व, बंगाल के राजस्व से जो राजस्व प्राप्त हो उसका 30% हिस्सा उसने खरीदने में, यहाँ के सामान, तैयार माल को खरीद करके बाहर बेचा। तो अब जब यहाँ से सामान जाएगा और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो स्थितियाँ बनी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि अब उद्योगपतियों के पास भी तैयार माल है, अब वो कहाँ लेके जाएं? ये सारी चीज़ें आप सुनते जाइए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ ही सारी मैं आपको बता दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो हो चुका था, वहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। तो अब तैयार माल कहाँ जाएगा? अच्छा, एक और चीज़ हुई, नेपोलियन जो है नेपोलियन ने 1800 के आसपास जो है, 1803 के आसपास जो है अपनी महाद्वीपीय पद्धति शुरू कर दी। 1803 या 1806 ऐसे कुछ है, आप देख लीजिएगा। वहाँ महाद्वीपीय पद्धति शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि वो महाद्वीपीय पद्धति क्या थी कि ब्रिटेन का कोई भी सामान, ये नेपोलियन का जब यूरोप में जहाँ जहाँ जर्मनी और इटालियन इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी रहेगा उसका अधिकार क्षेत्र, वहाँ इनके सामान पे पूर्णतः बैन लग गया। अब जब बैन लग गया तो क्या हुआ कि अब ये जाए तो इनको जो है उपनिवेश पर निर्भर हो गए कि हम वहाँ पर जो है अपना सामान, तैयार सामान भेजेंगे। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव बना।
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या, वहाँ उस समय जो भी जहाँ जहाँ पर भी कंपनियों को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, उन कंपनियों पे था कि आप भाई, आप ये जो सरकारी हस्तक्षेप से एकाधिकार प्राप्त कंपनियां हैं ये हटेंगी, अब नए खिलाड़ी आएंगे और उनका जो है अब इस क्षेत्र में प्रवेश होगा। तो इसमें क्या हुआ, उद्योगपतियों की जीत हुई। धीरे धीरे कैसे होगी बताऊंगा आपको। अब जब ये चीज़ें इतनी हो गई, पहले मैं बता दूं, फिर उन जो आपको बताएंगे जो प्रावधान, उसके हिसाब से इसको डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, ये भी इस साथ में क्लियर कर दूं आपको, नेपोलियन की महाद्वीपीय पद्धति हो गई, लेसेस फेयर हो गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। अब ब्रिटेन के उद्योगपति इस चीज़ को लेकर के जो है बहुत ही पहले से ही वो जो है सक्रिय थे। उन्होंने क्या किया कि चूंकि आपका सामान कोई बाहरी उपनिवेश में कोई कब पहनेगा, जब उसका माइंडसेट आप जैसा होगा। उद्योगपति आपके हिसाब से सामान भारत के हिसाब से धोती और वो खड़ाऊ थोड़ा बनाएंगे, वो वहाँ पे सूट बूट चलेगा। तो आपकी सोच भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो आप पहली बार देखेंगे कि 1813 में वहाँ उसमें उपयोगितावादी चिंतन हावी हो गया था। और उपयोगितावादी चिंतन क्या है? उपयोगितावादी चिंतन है कि बहुजन सुखाय की बात करता है, बहुजन हिताय की बात करता है। वो सर्वजन हिताय की बात नहीं करता जो भारतीय कल्चर में है। बहुजन हिताय में कौन आएंगे? जो एलीट क्लास होगा। और उसके लिए क्या था कि आप ये भी देखें, बहुत बातें आगे खुलती जा रही हैं, बोलते आ रहा हूँ कि आप जो है बहुजन हिताय की जो बात करेगा उसमें जो है एलीट क्लास को आगे डेवलप करने के लिए कहा गया। और उपयोगितावादी चिंतन में ये भी कहा गया कि इनको कड़ाई से इनके ऊपर जो है शासन करिए और इनका जो जो आगे बढ़ने वाला वर्ग है उनको जो है आप शिक्षा और इस क्षेत्र में, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। ऐसे तरीके से था। मैं आगे प्रावधान के साथ आपको बताता जाऊंगा ये चीज। 1793 में ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था कि नहीं, और कंपनियों का हस्तक्षेप, मैंने बता रखा आपको, दबाव बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी चूंकि इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कॉमन्स में, अब आजकल मैं खैर खुल के बोलना नहीं चाहता है चीज़, जैसे संसद में आपने देखा ही होगा कई जगहों पे कि मतलब धन के बदले जो है सवाल पूछे जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को स्पष्ट नहीं करूँगा, अब नहीं बोलूँगा उस चीज़ को। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टिप्पणी उस राजनीतिक में करना नहीं चाहता। तो आपने देखा होगा कि जो है उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस स्थिति में थी कि अपने सांसद इसने घूसखोरी, ब्राइबरी, इन सब चीज़ों को दे करके जो है अपना इसने वर्चस्व बना रखा था। तो इतना दबाव पड़ने के बाद भी संसद ने इसके कार्यकाल को 20 साल और बढ़ा दिया। 1793 के चार्टर एक्ट में 20 साल का समय दे दिया और बढ़ा दिया, समय दे दिया इसको कि आप करो, इसमें प्रशासन करो। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, एक और प्रावधान इसमें जोड़ा कि 500 रुपए से ऊपर की जो पोस्ट होगी उस पर कोई जो है संस्थावित वर्ग का ही आदमी बैठेगा। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय कोई से बैठ नहीं सकता था, जो कुलीन होगा वही बैठेगा। तो कॉर्नवालिस का ऐसा बदमाशी थी, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में भेदभाव रखता था, नस्लीय भेदभाव का आदमी था वो। ठीक है, तो ये चीज़ें दो प्रावधान थे। प्रावधान देखते जाइएगा। 1813 में क्या हुआ, फिर दबाव बढ़ना जो है, 20 साल का समय पूरा हो रहा था, 1813 में फिर से प्रावधान आना था। तो मैंने बताया आपको कि अब दबाव बहुत ज़्यादा हो गया था ब्रिटिश सरकार के ऊपर। तो उसने बोला 20 साल के लिए लेना था उसको, लेकिन वर्चस्व कंपनी का इतना था कि वो चीज़ें उस रूप में नहीं आ पाई। तो क्या हुआ, 20 साल के लिए इसके जो है 20 साल के लिए कंपनी को प्रशासन का अधिकार दिया गया। व्यापारिक अधिकार इसके समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार समाप्त, सिवाय व्यापारिक अधिकार समाप्त सिवाय चीन के साथ व्यापार करने का और चाय का व्यापार करने का अधिकार दिया गया। बाकी सारा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। कारण ये है कि सोच ये है कि व्यापारी अगर प्रशासन का काम करेगा, प्रशासन अगर व्यापार के क्षेत्र में करेगा, तो व्यापारी के लिए क्या है, प्रॉफिट उसके लिए पहली चीज है। व्यापारी अगर प्रशासन का काम करने लगेगा तो अपने व्यापार के आगे किसी को टिकने नहीं देगा। भ्रष्टाचार और हर तरीके की चीजें, बुराइयां उस चीज में आएंगी, और वही हो रहा था। तो ब्रिटिश संसद में बहुत दिन से बहस चल रही थी कि आप व्यापारी के हाथ में कैसे जो है प्रशासन काम देते हो, और किसी व्यापारी को टिकने नहीं देगा। वो भ्रष्टाचार का जबरदस्त वो जो है
वहाँ पे उपस्थिति होगी, तो व्यापारिक अधिकार इसके समाप्त कर दिए केवल 2 चीज़ों को छोड़ करके, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को। और फिर उसमें क्या किया, एक क्लॉज जो इसने जोड़ा कि 1 लाख रुपए भारतीय विद्वानों को दिए जाएंगे साहित्य की उन्नति और विज्ञान के प्रसार के लिए। मैंने बताया आपको कि उपयोगितावादी चिंतन हावी होने लगा था। बेंथम और मिल जैसे लोगों का जो है 1820 और 30 के आसपास जो है, आसपास इनका जो है ठीक ठाक हिसाब किताब रहा। प्रशासन में भी इनके लोग बैठे थे, जेम्स मिल, बेंथम, लॉर्ड मैकॉले, ये सब लोग ठीक ठाक इनका उपस्थिति हो चुकी थी। तो 1 लाख रुपए, तो मैंने बता भी रखा कि आपको जो है माइंड सेट कैसे बदले, इसलिए भारतीय शिक्षा को प्रमोट किया गया। और कम जो है, जो निचला वर्ग है, जो अंग्रेजी जो रूप में जो है दिमाग में जो है ब्रिटिश लगे और रूप में भले भारतीय हो, तो उनको छोटे जगहों के लिए चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी। तो 1 लाख रुपए भारतीय विद्वानों को दिया गया। बहुत एलोबरेट करने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। 1833 के आसपास, 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया, कंपनी से वो भी जो चाय और चीनी का था वो भी खत्म कर दिया गया। अब केवल कंपनी प्रशासनिक काम करेगी। अच्छा, 1813 में एक और चीज की गई थी, वो राजस्व खाते और व्यापारिक खाते जो है अब कंपनी को अलग अलग रखने थे। अब ऐसा नहीं कि जो है आप सब में मिला करके दे दो, रेल के बजट में जो है आप सोशल सर्विस का बजट दो, सोशल सर्विस में रेल में सब मिला दो, नहीं, सब अलग अलग करना था वहाँ पे। तो कंपनी की संवैधानिक स्थिति को क्लियर कर दिया गया था वहाँ पे। अब यहाँ 1837 के चार्टर एक्ट में आते हैं हम। कंपनी के 20 वर्ष का जो काम था, 20 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो कंपनी के प्रशासनिक अधिकार रहने दिए गए, व्यापारिक अधिकार सारे समाप्त कर दिए गए। ठीक है, कंपनी का प्रशासनिक अधिकार दिए गए केवल, ठीक है, और व्यापारिक अधिकार सारे समाप्त। दूसरा क्या है, अब चूंकि बंगाल हो गया, ये आपका बंबई रियासत है, ये आपका कर्नाटक, ये पूरा कर्नाटक का एरिया, और ये आपका जो है ये बंगाल का हो गया। तो ये सब क्या हुआ कि अब क्षेत्र विस्तार हो रहा था धीरे धीरे, मराठा भी इनके अधीन आ चुके थे, तो एक बड़ा क्षेत्र इनके अंतर्गत आ गया था। अब जरूरत महसूस की जाने लगी थी प्रशासन और वित्त का केंद्रीकरण किया जाए। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो 1773 में बनाया गया था बंगाल गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अब 1833 में किया गया कि कि वो भारत का गवर्नर जनरल होगा, और वो सारे को, ये सब इसके अंदर सुपरसीड होंगे, सारे के सारे उसके लोग आएंगे। जो भी कुछ प्रशासन या वित्त संबंधित मामला होगा वो इसके निर्णय इस सब पे चलेंगे। तो प्रशासन वित्त का इनके निर्णय जो होंगे केंद्रीकृत होंगे, और वो भारतीय गवर्नर जनरल जो बंगाल में जो उसमें था, तो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, फिर क्या क्या, कानून बनाने का बड़ा क्षेत्र, हर जगह किसी जगह जो है झूठ बोलने की सजा कुछ थी, किसी जगह झूठ बोलने की सजा कुछ थी, कहीं जालसाजी की सजा कुछ थी, कहीं जालसाजी की सजा कुछ थी। तो उससे बचने के लिए कानून बनाने का भी, कानून का भी केंद्रीकरण किया गया। कानून बनाने का भी केंद्रीकरण किया गया कि जो भारत गवर्नर जनरल होगा वही पूरे क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा वहीं से, और वो हर जगह लागू होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया गया, तीन के बाद जो 4 एक चौथा सदस्य बैठेगा, चौथा सदस्य भी शामिल किया जाएगा। जो कानून बनाने की जो परिषद होगी उसमें पहले 3 थे। 1784 का अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें आपने देखा होगा कि 3 सदस्य कर दिए गए थे। उसके बाद अब ये पहली बार हुआ कि चौथा सदस्य भी जोड़ा गया,
जो लॉर्ड मैकाले ग्रुप में आप देखो, जो कानून संबंधी जानकार होगा और जब कानून बनाने के लिए परिषद बैठेगी ये 4 लोगों की, तो उसमें इसकी उपस्थिति आवश्यक होगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये भी एक प्रावधान शामिल किया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण प्रावधान कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, भेद, नस्ल, जन्मस्थान, वर्ग, इन सब के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो किसी भी वर्ग, किसी भी सेवा में वो शामिल हो सकेगा, ब्रिटिश सरकार की सेवा में शामिल हो सकेगा। इसके पीछे कारण क्या था कि चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि जब एक नई लोगों के पास पैसा आएगा, एक नया एक समय मिलेगा और वर्ग उससे क्या होते हैं, उस खाली समय का इस्तेमाल जो होगा वो एक वर्ग चेतना के लिए उभार के रूप में आएगा। तो मानवाधिकारों की बहुत सारी बात होने लगी थी। मेथोडिस्टवादी और इवेंजिकल लोग बहुत ज़्यादा उसमें जो है हावित हैं। फिर साथ में फ्रांस की क्रांति आपको याद होगी, मानवाधिकारों के लिए बहुत बड़ा बातचीत होने लगी थी। उससे जो है उसका भी असर उन जगहों पर था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये एक बहुत ही प्रगतिशील चीज़ जोड़ी गई। हालांकि ये चीज़ लागू नहीं की गई क्योंकि 1793 में आपको पता है कि 500 रुपए से ऊपर का जो भी मतलब पद होगा उसके लिए जो है संचालित वर्ग के लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो इस क्लॉज को ला दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए भेदभाव नहीं हो किसी व्यक्ति के साथ में, लेकिन उस प्रावधान को रद्द करने के लिए कोई